ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी कहानी का विकास पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत के बाद और पाठ के अध्ययन के बाद आप प्रारंभिक हिंदी कहानी की स्थिति समझ सकेंगे, हिंदी कहानी का विकास क्रम समझ सकेंगे, कहानी कला में आए बदलावों को जान सकेंगे, कहानी के वर्तमान परिदृश्य को समझ सकेंगे। हिंदी कहानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक से प्रारंभ हुई थी। हालांकि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को भारतीय भाषाओं के कथा साहित्य, भारत की प्राचीन कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं में देखा जा सकता है। इन तीनों से कुछ न कुछ तत्व ग्रहण करके ही हिंदी कहानी आगे बढ़ी है। इसलिए किसी ऐसे खास समय को रेखांकित कर देना कि नहीं यहीं से हिंदी कहानी शुरू हुई है, जरा कठिन है। कहानी कहने और सुनने की चीज है और यह कहने और सुनने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं, हिंदी में कहानी लेखन की परंपरा कहां से शुरू हुई और किसे हम हिंदी की पहली कहानी कहेंगे, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। हिंदी कहानी की शुरुआत सरस्वती पत्रिका से मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका 1900 से प्रकाशित होना शुरू हुई थी। हालांकि हिंदी में इसके पूर्व भी भारतेंदु काल में कुछ लंबी कहानियां लिखी गई थी, वे अनुवाद थी। हिंदी कथा साहित्य का आदि स्रोत कादंबरी है। कादंबरी का अनुवाद भारतेंदु काल में बाबू गदाधर सिंह ने किया था और एक लंबी कहानी के रूप में किया था। ऐसी और भी अनेक रचनाओं का अनुवाद हुआ, लेकिन जिन रचनाओं के अनुवाद हुए उन्हें हम पूर्णतः कहानी नहीं कह सकते। हिंदी कहानी का विकास ठीक तरह से 20वीं शताब्दी में हुआ और जिस रूप में हिंदी कहानी आई वे अनुदित कहानियों से बिल्कुल अलग थी। 20वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर से जो हिंदी कहानी आई, उसके पहले अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी हमें कुछ ऐसी रचनाएं मिल जाती हैं जिनमें कहानी का तत्व था। ऐसी कहानियों में रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, देवरानी जेठानी की कहानी का नाम लिया जा सकता है। लेकिन इन्हें हिंदी की कहानी कला के तत्व पर इन्हें हिंदी की कहानी नहीं माना गया। लगा कि जैसे अभी इनमें कुछ तत्वों की कमी है। हिंदी की पहली कहानी किसको कहा जाए, इसे लेकर के रामचंद्र शुक्ल ने हमें कुछ संकेत किया। उनके अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी के लिए उन्होंने एक सूची दे दी है और उस सूची में क्रम से उन्होंने गिनाया है कि इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी कहा जाए, या अगर ये नहीं ठीक है तो इसको कहा जाए, या ये नहीं ठीक है तो इसको कहा जाए। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कहानियों का आरंभ कहां से मानना चाहिए, यह देखने के लिए सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम
वर्ष क्रम से नीचे दिए जाते हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी संवत 1957, जिसे 1900 ईस्वी कहेंगे। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी संवत 1959, जिसे 1902 ईस्वी कहेंगे। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास मिर्जापुर संवत 1959। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल संवत 1960। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी संवत 1960। दुलाई वाली बंग महिला संवत 1964। इन कहानियों का उन्होंने उल्लेख किया और साथ ही यह कहा कि इंदुमती कहानी अगर किसी बंगला कहानी से प्रभावित नहीं है तो यह हिंदी की पहली मौलिक कहानी होगी, और अगर यह किसी बंगला कहानी से प्रभावित है, उसकी छाया है, तो फिर उसके बाद हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय या दुलाई वाली, इनमें से किसी को माना जाए। 11 वर्ष का समय खुद रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी की भी बात आई, उनकी कहानियों की। सब मिला जुला करके जो स्थिति हमारे सामने बनी हुई थी वह स्पष्ट नहीं थी। आगे चल करके एक कहानी की चर्चा आलोचकों ने की और सर्वसम्मत से उसे हिंदी की पहली कहानी मान लिया। वह कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव सप्रे की कहानी है, और यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र में 1901 ईस्वी में छपी थी। लोगों का मानना यह है कि यह हिंदी की पहली कहानी है। कहानी के विकास पर अगर हम ध्यान दें तो ये देखेंगे कि सन 1909 ईस्वी से इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और इसी पत्रिका के माध्यम से जयशंकर प्रसाद का कहानी लेखन की दुनिया में प्रवेश हुआ। इंदु में प्रसाद जी के साथ विशंबरनाथ शर्मा जिज्जा की भी कहानियां प्रकाशित होती थी। बांग्ला कहानियों के अनुवाद भी प्रकाशित होते थे। इसी पत्रिका में प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी। उन्नीस 1918 ईस्वी में बनारस से हिंदी गल्पमाला नामक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। इस गल्पमाला पत्र में अनेक कहानियां प्रकाशित हुई थी, जिनमें जीपी श्रीवास्तव की कहानी मैं न बोलूंगी और इला चंद जोशी की कहानी सजनमा काफी लोकप्रिय हुई थी। आगे चल करके इस पत्र में प्रसाद जी की भी कहानियां प्रकाशित होने लगी। प्रसाद जी के साथ दूसरे कहानीकार भी इसमें छपते थे। इस पत्र में छपी जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उनमें पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा, पाप की विजय और दुनिया आदि मुख्य है। हिंदी कहानी में एक बड़ा बदलाव उस समय से आया जब प्रेमचंद कहानी लेखन की दुनिया में आए। प्रेमचंद पहले कथाकार हैं, पहले कहानीकार हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों का संबंध आम आदमी से जोड़ा और उनका दुख दर्द लिखा। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से। उनकी कहानियों का संग्रह सोजे वतन 1908 ईस्वी में छपा हुआ था।
जिसे अंग्रेजी सरकार ने साम्राज्यवाद विरोधी करार देकर के जब्त कर लिया था। इसी के बाद प्रेमचंद नवाब राय का नाम छोड़कर के प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और उर्दू छोड़कर हिंदी में लिखने लगे। उर्दू छोड़ करके जब मैं कहता हूं तो ये इसका मतलब नहीं है कि प्रेमचंद ने उर्दू लिखना ही बंद कर दिया। प्रेमचंद जीवन भर उर्दू में लिखते रहे, लेकिन 1908 की जो घटना जहां से उनका कहानी संग्रह जब्त हुआ था, उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपना नाम प्रेमचंद रख करके हिंदी में लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद के समय में हिंदी कहानी को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ। उनके समय में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। उन पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ साथ अनेक कहानीकार प्रकाश में आए। सरस्वती जहां से जिस पत्रिका से कहानियों की शुरुआत हुई थी, उसी पत्रिका के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद, हिंदू के माध्यम से जयशंकर प्रसाद तथा हिंदी गल्पमाला के माध्यम से जीपी श्रीवास्तव और इलाचंद जोशी जैसे कहानीकार प्रकाश में आए। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में आम आदमी को प्रतिष्ठित किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से गुलेरी जी को जो यश मिला वह अद्भुत था। एक प्रेम कथा किस तरह से व्यक्ति को अंदर तक झकझोर देती है, उसने कहा था के माध्यम से देखना चाहिए। हालांकि इस कहानी पर भी अब कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं, लेकिन तमाम प्रश्नों के बावजूद भी यह अपने समय की महत्वपूर्ण और मजबूत कहानी है। प्रेमचंद के समय के ही दूसरे बड़े लेखक सुदर्शन, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, ज्वालादत्त शर्मा आदि हैं। हालांकि इनकी रचनाएं भी आदर्शवादी दृष्टिकोण से प्रेरित हैं, पर इनकी रचनाएं आदर्श के साथ साथ जीवन के भाव सत्य को भी लेकर चली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जीवन के भाव सत्य को गहरे रूप से उद्घाटित करने वाले प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं, चंडी प्रसाद हृदयेश हैं और राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। हिंदी कहानी की दुनिया में सन 1930 ईस्वी तक प्रेमचंद कथा सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। विशेष रूप से ग्रामीण जीवन को केंद्र में रख करके प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा जहां से शुरू की थी और जहां समाप्त की, उसमें आप देखेंगे कि कई पड़ाव हैं। क्रमशः प्रेमचंद आदर्शवाद की तरफ जो उनका झुकाव था, उस झुकाव से यथार्थ की तरफ बढ़े हैं और जीवन जगत के कड़वे अनुभवों से जुड़ी हुई कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद युग तक की कहानी को अगर हम देखें तो इस कहानी को, इस काल की कहानी को कुछ लोगों ने कोटियों में विभाजित किया है। ये कोटियां हैं चरित्र प्रधान कहानियां, वातावरण प्रधान कहानियां, कथानक प्रधान कहानियां, कार्य प्रधान कहानियां। हालांकि किसी कहानी को या पूरी कहानी साहित्य को इस तरह के विभाजन में बांटना बहुत तर्कसंगत नहीं है, और यह कहना कि किसी कहानी में यह तत्व है यह तत्व नहीं है, यह भी एक मुश्किल की बात है। ये जरूर है कि कहानी कला के विकास के साथ साथ हिंदी कहानी की कई शैलियां विकसित हुई।
और उन शैलियों में सबसे जो मशहूर शैली हुई वह वर्णनात्मक शैली है। वर्णनात्मक शैली के अलावा संलाप शैली, आत्मचरितात्मक शैली, पत्र शैली, डायरी शैली आदि भी प्रचलित है। एक और चीज पर हम लक्ष्य करें कि प्रेमचंद तक हिंदी कहानी लगभग एक ही धारा में बंधी हुई थी। जीवन के सत्य को उद्घाटित करना उसका प्रधान लक्ष्य था। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी कई धाराओं में बंट गई। इन धाराओं की बात अगर हम करें तो उस समय तक साहित्य में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव पड़ने लगा था। कहानी लेखन पर भी इसका प्रभाव पड़ा और अनेक कहानीकार उसके आधार पर कहानियां लिखने लगे। इसी तरह मनोविश्लेषणवाद और मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, इनकी कहानियां प्रकाश में आई। जैनेन्द्र प्रेमचंद के समय से ही लिखने लगे थे। प्रेमचंद के ही समकालीन दूसरे लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनको प्रकृत यथार्थवादी कहानीकार के रूप में याद किया जाता है। ये बहुत साफ दिखाई देता है कि प्रेमचंद युग के अंतिम चरण में हिंदी कहानियों का नया रूप सामने आने लगा था। प्रेमचंद की दृष्टि आदर्श की ओर थी, इसलिए उन्होंने अपनी कहानियों में आदर्शवादी समाधान सुझाया। लेकिन क्रमशः प्रेमचंद यथार्थवाद की तरफ बढ़ने लगे थे। प्रेमचंद के बाद के लेखकों ने यथार्थवाद को पूरी तरह से अपनाया। यशपाल एक ऐसे कहानीकार जिनकी कहानियां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से पूरी तरह से प्रभावित होने के साथ साथ जीवन के यथार्थ को सामने रखने में सक्षम थी। मनोविश्लेषणवादी लेखकों में जैनेन्द्र, ये भी प्रेमचंद के साथ ही लिख रहे थे, इलाचंद जोशी और अज्ञेय महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए कि प्रेमचंद की कहानियों में भी मनोविज्ञान था, लेकिन इन कहानीकारों ने मनोविज्ञान की अपेक्षा मनोविश्लेषण को अधिक महत्व दिया और स्त्री पुरुष के मानसिक द्वंद्वों और संबंधों को केंद्र में रख करके कहानियां लिखी। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, जय संधि आदि जैनेन्द्र की प्रसिद्ध कहानियां हैं और इन्हीं कहानियों के नाम से उनके कथा संग्रह भी है। प्रेमचंद की कहानियों में जहां समाज को महत्व दिया गया था, वहां इन मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों ने व्यक्ति को महत्व दिया। यशपाल ने सामाजिक जीवन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को कहानियों में प्रस्तुत किया। इलाचंद जोशी अपनी कहानियों में दमित कामवासना, उससे पैदा हुई मानसिक विकृति, दमित काम ग्रंथि, इन सबको अपनी कहानियों का आधार बनाया।
अज्ञेय की कहानियां जैनेन्द्र की परंपरा का विकास करती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि अज्ञेय ने मनोविश्लेषणवाद के से प्रभावित होकर तो कहानियां लिखी ही, कुछ ऐसी भी कहानियां लिखी हैं जो ठोस यथार्थ पर आधारित है। अज्ञेय की बहुत अच्छी कहानियां भारत विभाजन पर हैं। उस समय के दूसरे कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक और चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए कि इस युग में, उस काल में कहानी की दुनिया में कुछ लेखिकाएं भी सक्रिय थीं, जिनमें उषा देवी मित्रा, हेमवती देवी, सत्यवती मलिक और कमला चौधरी आदि के नाम महत्वपूर्ण है। सन 1938 ईस्वी में कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इस पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही साथ थोड़े से ही अंतराल पर हंस का प्रकाशन हुआ। छत्तीस में हंस आया और 38 में कहानी। इन दोनों पत्रिकाओं ने कहानी की दुनिया में पर्याप्त हलचल पैदा की। इन पत्रिकाओं के माध्यम से इस दौर के दूसरे कहानीकारों में हंसराज रहबर, अमृत राय, रांगे राघव का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। आजादी के आसपास हिंदी कहानी में एक नया मोड़ आता है, और यह नया मोड़ तब आया जब नई कहानी के कहानीकारों की एक तिकड़ी हमारे सामने आई, जिसमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव मुख्य थे। इसी के साथ उसी दौर में कुछ ऐसी कहानियां लिखी गईं जिनको आंचलिक कहानी कहा गया। ऐसे कहानीकारों में सिरमौर फणीश्वर नाथ रेणु हैं, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भैरव प्रसाद गुप्त, लक्ष्मी नारायण लाल, अमरकांत, मार्कंडे, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, चंद्रकिरण सौनरिक्शा, भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवप्रसाद सिंह, ये तमाम ऐसे नाम हैं कहानीकारों के जो कि आजादी के आसपास कहानी लेखन की दुनिया में प्रवृत्त हुए। नई कहानी शिल्प और संवेदना के स्तर पर दोनों रूपों में अपने पूर्ववर्ती कहानी से कुछ अलग थी। एक तरह से कहें तो आदर्शवाद से यथार्थवाद का सफर हिंदी कहानी का क्रम है, और नई कहानी खास तौर से शहरी मध्यवर्ग के जीवन को रेखांकित करती है। नई कहानी में जिस शहरी मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण हुआ, उसके प्रभाव स्वरूप कहिए या उससे अलग हटने की कोशिश कहिए, अपने को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ते हुए कुछ ग्रामीण कथाकार भी आए, आंचलिक कथाकार भी आए। आंचलिक कथाकारों में अगर रेणु प्रमुख थे, तो ग्रामीण कथाकारों में शिवप्रसाद सिंह प्रमुख थे। हिंदी की पहली नई कहानी कौन है, इसे लेकर के भी पर्याप्त चर्चा रही। कुछ आलोचकों ने परिंदे को निर्मल वर्मा की कहानी है हिंदी की पहली नई कहानी कहा, तो कुछ आलोचकों ने शिवप्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को हिंदी की पहली कहानी कहा। नई कहानी के बाद या नई कहानी से ही आप देखें तो नई कहानी में ही दो पीढ़ियां सक्रिय हैं।
एक पीढ़ी तो उन रचनाकारों की है जो कि पहले से लिखते चले आ रहे हैं, दूसरी पीढ़ी उन रचनाकारों की है जो नई कहानी आंदोलन के साथ साथ कहानी लिखना शुरू किए, जिनमें भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, भैरव प्रसाद गुप्त, हरिशंकर परसाई, अमरकांत, राजेंद्र यादव, लक्ष्मी नारायण लाल, निर्मल वर्मा, रामदास मिश्र, शिवप्रसाद सिंह, ये प्रमुख हैं। इसी के साथ हमें इसी विकास क्रम में नई कहानी के बाद के आंदोलन अकहानी को भी देखना चाहिए। अकहानी आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकारों ने पहले जो कुछ कहानी में हो रहा था, पहले की कहानी में ये उन्होंने कहा कि मैं इसमें और कुछ नया जोड़ रहा हूं, कहानी विधा को समृद्ध बना रहा हूं। कहानी से जुड़े हुए रचनाकारों में महीप सिंह, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, ज्ञानरंजन, रमेश चंद शाह, गिरिराज किशोर के नाम महत्वपूर्ण है। इन सारे कहानीकारों के क्रम में अगर आप देखें तो हमारे सामने जो विशिष्ट कहानीकार के रूप में उभरते हैं, भीष्म साहनी, शिवप्रसाद सिंह, मार्कंडे, मुक्तिबोध, ये ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने अपने समय को, अपने समय के समाज को, अपने समय की स्थिति को पूरी तन्मयता के साथ उकेरा है और कहानी विधा में एक नया मोड़ दिया है। गंगा प्रसाद बिमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, ये ऐसे कहानीकार हैं जिन लोगों ने नई कहानी के नाम पर कहानी का नारा दिया था। इसी तरह से कहानी के बाद सचेतन कहानी की बात हुई थी। सचेतन कहानी के पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह हैं। डॉक्टर महीप सिंह, कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, मनहर चौहान आदि इस धारा से जुड़े हुए कहानीकार हैं। आगे चल करके सहज कहानी का भी नारा दिया गया। सहज कहानी का नारा देने वाले अमृत राय थे। आप ये देखेंगे कि ये सहज कहानी जो है, हालांकि आंदोलन और चले, समांतर कहानी का आंदोलन और जिसमें, लेकिन सहज कहानी से ही जिस आम आदमी के प्रतिष्ठा की बात की गई, उसी आम आदमी के प्रतिष्ठा के लिए 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना की गई थी। और आप देखेंगे कि ये जनवादी विचार मंच जो है अपने को प्रेमचंद के कफन और पूस की रात जैसी कहानियों की परंपरा से जोड़ते हुए कहानी की दुनिया में नया कुछ करने की कोशिश की। और इस तरह के कहानीकारों की एक लंबी सूची है। आज के दौर पर अगर हम बात करें तो आज के दौर में हमारे सामने तो ये उस तरह के भी कहानीकार हैं जो कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। गंगा प्रसाद बिमल जी, महीप सिंह अभी थोड़े पहले गुजरे हैं, रविंद्र कालिया चंद दिनों पहले गुजरे हैं। दूसरी तो एक तरफ तो इस तरह के लेखक हैं जो कि कहानी के दौर से लिख रहे हैं, काशीनाथ सिंह, ज्ञानरंजन, दूधनाथ। दूसरी तरफ ऐसे लेखक हैं, ऐसे कहानीकार हैं जो बाद की पीढ़ी के हैं, और इन बाद की पीढ़ी के कहानीकारों में शिवमूर्ति, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बदी उजमा, बादशाह हुसैन रिजवी, रामधारी सिंह दिवाकर, मंजूर एहतेशाम, कमलाकांत त्रिपाठी, अखिलेश, सृंजय, संजीव आदि नाम प्रमुख हैं।
एक और चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रेमचंद युग में जहां हमने देखा कि कुछ महिला कहानीकार सक्रिय थे, वही आज कहानी की दुनिया में उनकी भागीदारी में वृद्धि हुई है। लेखकों की तरह लेखिकाओं की भी कई पीढ़ियां एक साथ सक्रिय हैं। इन पीढ़ियों की संख्या 2 है। पहली पीढ़ी तो नई कहानी के दौर की कहानी लेखिकाएं हैं, सचप्रभा शास्त्री, शिवानी, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियमदा, ममता कालिया आदि। दूसरी पीढ़ी उन कहानीकारों की है, उन महिला कहानीकारों की है जो उनके बाद में सक्रिय रही, आज भी लिख रही हैं। ऐसे कहानीकारों में हम दीप्ति खंडेलवाल, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, उषा किरण खान, मंजुल भगत, मेहरुनिसा परवेज, सुधा अरोड़ा, अल्पना मिश्र, वंदना राय, नीलाक्षी सिंह, अनामिका, कमल कुमार, मुक्ता आदि का नाम ले सकते हैं। मित्रों मरजानी के माध्यम से कृष्णा सोबती ने जिस बोल्ड महिला चरित्र को कहानी में स्थापित किया था, उस तरह की बोल्डनेस दिए हुए हमें, या उस तरह से जीवन के बारे में बेबाक होकर बोलने वाले हमें अनेक पात्र मिल जाएंगे। इसे हिंदी कहानी की वृद्धि कहा जाएगा कि जहां हम चीजों को संकोच बस छिपाते जा रहे थे, अब कहानी उन चीजों के साथ न कोई संकोच कर रही है, न उन्हें छिपा रही है, बल्कि जीवन की तमाम आवश्यकताओं को अपने ढंग से स्वर दे रही है। इन लेखिकाओं के बाद हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए कि आज का समय लेखन में विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं। दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, आदिवासी साहित्य, इनकी हम अलग अलग बात कर रहे हैं और इन विमर्शों के से जुड़ी हुई भी हिंदी कहानी लिखी जा रही है। हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल के प्रारंभ में हिंदी कहानी की जहां से शुरुआत हुई थी, आज हम आगे बढ़ करके उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से जीवन के समस्त क्षेत्रों को कहानी वहन करती हुई दिखाई दे रही है। हिंदी कहानी आगे और समृद्ध होगी, इस विश्वास से इनकार नहीं किया जा सकता।